लेकिन जो कंडेला कांड हुआ तब आप हरियाणा के डीजीपी थे, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं कि गोलियां चलवाई, इस तरह का काम किया, शायद 9-10 लोग मारे भी गए थे, तो आप उस समय डीजीपी थे। एक्चुअल में क्या असलियत थी, क्या वहाँ क्या कुछ हुआ था? चौधरी देवीलाल जी के साथ आपने काम किया, बजरंग लाल के साथ आपने काम किया, बंसीलाल के साथ किया, चौटाला साहब के साथ भी आपने काम किया, हालांकि लास्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा। डीजीपी आप लंबे समय तक रहे हरियाणा के, तो किस तरह का अनुभव आपका रहा? अगर अच्छे प्रशासक के तौर पर देखें तो अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ आप कैसे कैसे तुलना करेंगे? चौधरी देवीलाल के ऊपर गर्म हो गए, क्या है, ये है, वो नहीं है, ये नहीं है, छोटा सा हरियाणा है, मैं इतनी बड़ी यूपी को संभालता हूँ यहाँ बैठे हुए, वो हरियाणा को काबू नहीं रख सकते। मैंने कहा सर आपने जितनी बात कही सारी सच है। अभय सिंह के आप काफ़ी क्लोज हैं पार्टी के हिसाब से और वैसे दोस्त भी, तो कैसा माने, क्योंकि जिस तरीके से अभय सिंह की जो छवि है, क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये बताना, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बता पाएँ। कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग उनको जिस तरीके का बताते हैं कि इस तरह की उनकी शैली रही है ना, अलग तरीके की, और परिवार में जब बयानबाजी चल रही थी आप भी मौजूद थे, आप भी सुनते थे सब चीज़ों को। उनकी भाभी की बात करें नैना सिंह चौटाला की, उन्होंने तो गुंडा तक उनको कहा, और बिल्लू की छवि, एक्चुअल में किस तरह का उनका स्वभाव है, कैसे हो? शामलो कला गांव के 2 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुए, एक चौधरी सूबे सिंह, वो पंजाब के रहे हैं, और एक मैं हरियाणा का रहा। हाल ही में मेवात में नूह में जो कुछ हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हालांकि मणिपुर में जो लंबे समय तक चलता रहा, मणिपुर के साथ हरियाणा का नाम, मेवात का नाम जुड़ा, किस तरह का आप वहां देखते हैं? क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सरकार का फेलियर था। हालांकि इस तरह की बातें भी आई कि कहीं ना कहीं सीआईडी ने जानकारी दी थी कि इस तरह का हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके ये हालात बने। इसी तरह की भूल चौधरी चरण सिंह ने की थी। इंदिरा गांधी वो पूजा की थाली ले गेट पे खड़ी थी, चौधरी चरण सिंह ने अपनी गाड़ी वापस करके ले गए। अगर ये 3 राजनीतिक भूल नहीं होती तो हमारा समाज बहुत दूर जाता। जब चौटाला साहब और अजय सिंह जेल में थे, जितना मैंने जानकारी जुटाई है, यहाँ तक भी कह दिया गया था कि अगर दुष्यंत को, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लड़ाई सीएम की थी, भाई दुष्यंत को सीएम मतलब बनाना है, प्रपोज करना है, तो इन्होंने शायद, जो मेरे पास जानकारी, बोल दिया था कि ठीक है इसको बना लो, मुझे सीएम नहीं बनना, ऐसी कोई बात भी हुई थी? ऊपर से फायर आया तो मुझे 12 बोर के छर्रे लगे, तो मैंने कहा डीसी को, माँ भाई नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, शायद अपना ही हो। तो मैंने गनमैन को कहा, मैं कैसे करो, ठीक 100 गज पर नीचे गोली मारो। दूसरे को कहा ये गोलियां लगेंगी और उछल के दूसरी तरफ जनता को लगेंगी, मरेगा कोई नहीं। राजनीतिक दखल की बात करें, जो अफसर अधिकारी होते हैं, चाहे आईपीएस की बात करें, आईएएस की बात करें, कितनी का आप मानते हैं पहले का दौर और अभी का, हम अगर दौर की बात करें, हालांकि समय बहुत बदल गया है, कितनी दखलंदाजी रहती है? सरकार तो ये चाहती थी भी बंसीलाल लो, रगड़ा लगाओ, ये करो, ये ऐसा मैंने कभी किया नहीं कुछ भी। फिर बंसीलाल जी ने सोचा भाई ये अफसर ठीक है, उसने मुझे डीआईजी सीआईडी लगा दिया। हाँ कहा गया। बाकायदा नाम ले लेता हूँ, दिग्विजय चौटाला बार बार कहते थे, आपका नाम लेते थे, आरएस चौधरी साहब का नाम लेते थे, और भी कुछ लोगों का, रामपाल माजरा का नाम है, कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके का किया। चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल कभी परवाह नहीं करते थे, हमेशा कहते थे क्या कुर्सी, कुर्सी को जूती की नोक, ऐसे करके जूती की नोक पर रखते, अच्छे लोग आएंगे फिर सरकार बनेगी, तो ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ते। नमस्कार, बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नैन के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान है चौधरी एमएस मलिक जी, और मलिक साहब वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि बहुत लंबा इनका अनुभव रहा है। चाहे हम सेना की बात करें, सेना में मेजर रहे हैं, अगर हम हरियाणा में पुलिस की बात करें तो आईपीएस रहे, डीजीपी रहे, और अगर हम जाट संस्था की बात करें तो उसके अध्यक्ष भी है। उनके साथ साथ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ, काफ़ी अलग अलग सरकारों के साथ काम करने का अनुभव, तजुर्बा, और उससे अलग अगर राजनीति की बात करें तो उसका भी एक अपना इनका एक अनुभव रहा है। तो आज सारी की सारी तमाम वो बातें करेंगे और मलिक साहब से वो सारे अनुभव जानेंगे। मलिक साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का मैंने बहुत नाम सुना है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। जी, ये हमारा सौभाग्य है सर। तो मलिक साहब, वैसे तो जैसे मैंने बताया, सेना में आप रहे, फिर आप पुलिस में आए,
काफ़ी मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया है, चाहे हम चौधरी देवीलाल जी की बात करें, बंसीलाल जी की बात करें, भजनलाल की बात करें, चौटाला साहब की बात करें और आखिर तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, तो अलग अलग मुख्यमंत्रियों अलग अलग सरकारों के साथ आपका अनुभव है। लेकिन क्योंकि मेरी जैसी जो युवा पीढ़ी है या फिर जो आगे आने वाले लोग हैं वो आपके सुनेंगे आपके बारे में, तो मैं चाहूँगा कि मलिक साहब हम शुरुआत से करेंगे। आपकी कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि जिले की बात करें उसमें जुलाना विधानसभा और शामलो कला आपका गांव है, तो उसमें वो सारी की सारी शुरुआत से आप एक बार हमें बताएं। जुलाना सब डिवीज़न के अंदर छोटा सा गांव शामलो कला है, जो कि बहुत पुराने ज़माने से एक मॉडल विलेज रहा है। सरदार प्रताप सिंह कैरो ने इसको मॉडल विलेज बनाया था 1954 में, नहीं 1964 में, और उसी समय से गांव ये प्रगति पर भी रहा है। और आपको उस एरिया में तो एक बड़ी अच्छी बात है कि शामलो कला गांव के 2 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुए, एक चौधरी सूबे सिंह, वो पंजाब के रहे हैं, और एक मैं हरियाणा का रहा। मेरा प्रारंभिक जीवन गांव में ही व्यतीत हुआ। मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। सेना के अंदर मेरे पिताजी भी थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ी। मेरे बड़े भाई भी सेना में थे। बाद में मैं भी सेना में भर्ती हुआ और सेना में के दौरान ही ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें इंडियन पुलिस सर्विस में सिलेक्ट हो गए। लेकिन बड़ा संघर्ष जीवन रहा है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, पहले तो मिडिल स्कूल जो टूट गया था, हेडमास्टर भाग गया, फिर आपस में मिलके हमने एक जबलपुर के अध्यापक थे, उनको कहा जी हमारी 8वीं पास तो करा दो। तो वो बड़ छप्पर गांव के थे, वो वहीं हमारे स्कूल में ही रहते थे। उन्होंने 8वीं पास कराई, प्राइवेट इम्तहान दिया। 8वीं किस साल में सर आपने पास की? 8वीं 62 में मैट्रिक की, तो 59-60 में। हाँ, फिर डिघाना एक जगह है, वहाँ हाई स्कूल था, वहाँ हम एडमिशन ले लिया। और वो स्कूल ऐसा था कि उसके अंदर हम 42 स्टूडेंट्स थे। 42 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट फेल हुए। मैट्रिक का पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता था उन दिनों, और 2 पास हुए, एक मैं और एक रिचपाल सिंह बनियों का लड़का था, वो दोनों 3rd डिवीज़न। और 3rd डिवीज़न में भी इतने कम मार्क्स थे कि मैं जींद कॉलेज में एडमिशन के लिए गया। डॉक्टर एस.एन. राव प्रिंसिपल होते थे। उन्होंने कहा क्या करोगे पढ़ के, घर जाओ, हल चलाओ, पशु चराओ। तो मैंने कहा सर एक मौका दो, आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। वो समय था कि आई नेवर लुक्ड बैक। मैं अपनी एकेडमिक्स में प्रगति करता रहा और अच्छे मार्क्स से फिर ग्रेजुएशन बीए पास की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, एमए इंग्लिश के अंदर। तो क्योंकि आर्मी की परंपरा रही, जब भी मैं घर आता 15 दिन में, महीने, मेरे पिताजी पूछते क्या कर रहा है भाई। मैंने कहा जी एमए कर रहा हूँ। क्या करेगा? लेक्चरर बनेंगे। क्या करेगा लेक्चरर, प्रोफेसर? नौकरी तो डंडे वाली होनी चाहिए। हमेशा मेरे बड़े भाई थे, वो भी कहते भाई डंडे वाली नौकरी होनी चाहिए, मास्टर क्या, कोई मास्टरी की नौकरी नहीं है। अल्टीमेटली मैं आर्मी के लिए एग्ज़ाम दिया, एक बार दिया नहीं रहा, दोबारा दिया, तीसरी बार दिया तो सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो गए। हाँ, तीसरी बार में सेलेक्ट। आर्मी 9 महीने मद्रास ट्रेनिंग के बाद मुझे राजपुताना राइफल्स अलॉट हुई, आर्मी की रेजिमेंट। लोहित डिवीज़न में ज्वाइन किया एज सेकंड लेफ्टिनेंट। उसके बाद टफेस्ट कोर्स होता है आर्मी का, कमांडो कोर्स। कमांडिंग अफसर नाराज़ होकर कहा जी इसको कमांडो कोर्स में भेजो, जैसे सज़ा के तौर पर। हाँ, दिमाग ठीक हो जाएगा। वहाँ मैं फर्स्ट आ गया। जैसे वो कर्नल साहब बैठे थे अभी की डैगर, तो कमांडो डैगर जो फर्स्ट होता है उनको डैगर मिलता है। तो वापस
वहाँ आगे कोर्स करने के बाद उसके बाद मेरी एंगेजमेंट बिचपड़ी एक घवानम गांव है, वहाँ मेरे फादर इन लॉ डीएसपी थे, उन दोनों हरियाणा पुलिस में उनकी लड़की के साथ एंगेजमेंट हो। एंगेजमेंट के बाद ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ी। तो जैसे गांव में प्रेशर होता है, भाई साल हो गया, फिर क्या करें, रिश्ता अभी तक छुट्टी आई नहीं, छुट्टी नहीं मिली थी। तो मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दी, तो सीएफ साहब कहने लगे भाई 25 साल से पहले फौज में दस्तूर है, शादी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी हमारे तो शादी टल नहीं सकती, मेरी मैरिज फिक्स होगी या और डेट रख दी। तो कहने लगे व्हाट ब्लडी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, यू आर हिंदू, आई एम हिंदू। खैर वो तिनसुखिया में बटालियन थी, बहुत दूर, तिनसुखिया मेल चलती है आसाम में। तो उन्होंने इतनी छुट्टी दी जैसे 2 दिन तो आने में लगेंगे, तीसरे दिन शादी थी, चौथे दिन वापसी। जस्ट लाइक ही मैनेज द कि आपको 5 दिन की सद, हाँ वापस आ जाओ। तो वापस आ गए। वहाँ मीजो हिल में बटालियन थी, तो वहाँ भी आई डिड वेरी वेल। हॉस्टाइल जो गतिविधियाँ थी पीक पर थी। तो एक रेड में मुझे भेजा गया, वहाँ कैप्टन लाल थकीमा टेरर था उन दिनों उस एरिया में, सेलिंग के पास बटालियन थी। उसको पकड़ने के लिए टास्क दिया गया। मेरे साथ 30-35 आर्मी के जवान थे, तो उनको सक्सेसफुली हमने जिंदा पकड़ा। और उन दिनों पकड़ देते थे और मार देते थे, ये ट्रेडिशन है भी, अब भी है। तो हमने उनको मारा नहीं, क्योंकि पकड़े गए थे, लड़ाई हुई नहीं, सोते हुए पकड़ लिया था विद कमांडो टेक्निक्स। आई वॉज रिकमेंडेड फॉर शौर्य चक्र। तो जैसे होता है कि भाई क्या कोई गोली तो चली नहीं, ये क्या बात है। एनीवे इस किस्म के जो घटनाएं हुई, भाई आउटस्टैंडिंग काम करते करते भी तो मेरा मन दूसरी तरफ जाता रहा है कि भाई आईपीएस मेरे दिल में थी कि आईपीएस करना चाहिए। और मैंने उसी टाइम से सोचा कि भाई हाँ, तभी सोच लिया था कि आईपीएस। बल्कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक इंटरव्यू होता है फिजिकल टेस्ट के बाद, उसमें पूछते हैं इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर परमानेंट कमीशन देन व्हाट यू विल डू। तो उसमें मैंने अब भी मेरिट की वो लिखा, आई विल बिकम एन आईपीएस अफसर, उसी टाइम का वो है। उसके बाद 71 में हालात ऐसे हो गए कि बांग्लादेश के रेफ्यूज़ी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भाई ये तो हमला करना पड़ेगा, या पाकिस्तान डिवाइड होगा, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश और वो वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान रह जाए। इंडियन आर्मी को डायरेक्शन दी गई कि भाई आप मुफ्ती बहनीस की मदद करें, जो भी मदद हो सकती है। तो मुफ्ती बहनीस के साथ हमें सिलेक्ट करा गया, वहाँ लगाया गया। और 4 दिसंबर 1971 में एक्चुअली जो है हमें लड़ाइयों में लॉन्च किया गया जैसूर खुलना सेक्टर में। खुलना सेक्टर में 10-12 दिन की लड़ाई थी, 14 दिन की पहले ही कहा गया था, शायद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम 13-14 दिन से ज़्यादा लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ को कह भी दिया था कि आई कैन ओनली वेट फॉर 13 डेज या 12 डेज, अदरवाइज यूएन प्रेशर बड़ा भारी है, लड़ाई लंबी नहीं चल सकती। जसूर कैप्चर करके जब हम खुलना पहुंचे, वहाँ जनरल दलबीर सिंह के साथ मेरी ड्यूटी थी। जनरल दलबीर सिंह वॉज डिव कमांडर दैट टाइम इन दैट, जो अटैक कर रहा था जसूर खुलना, आगे जिसने बढ़ना था। वो ग्रेनेडियर रेजिमेंट के थे। पाकिस्तान के कमांडर दूसरी तरफ उन्हीं के बैचमेट ब्रिगेडियर हयात खान थे। तो खुलना में सरेंडर लेट हो रहा था, तो जनरल दलबीर ने वायरलेस से उससे बात की कि आपके पाकिस्तान आर्मी की जितने भी एरोड्रम्स थे सारे हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आर्टिलरी फायर करें, कम ऑन हयात सरेंडर। तो उसने कहा कि 2 घंटे दो। 2 घंटे के बाद, हाँ 2 घंटे के बाद एक जगह
तय होगी। पद्मा रिवर थी, जैसे गैंगेजेस यहाँ से जाती है, वहाँ पद्मा कहते हैं, कि पद्मा के किनारे पर सरेंडर करेंगे। तो सरेंडर में हमारी ड्यूटी लगाई गई, तो 35,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया। जो हथियार फेंकते थे, हम पास खड़े थे, वो हथियार फेंकते जाते थे। उसके बाद 35,000 POWs, प्रिजनर ऑफ वार, जंगी कैदी जिनको कहते हैं, हमारी ड्यूटी लगाई। मैं इंचार्ज था कि इनको कलकत्ता ले आओ। कलकत्ता जेल बनाई गई थी, और जो उनके अफसर्स थे उनको अफसर मैश में रहा गया था, वहाँ आगे। फिर एक स्पेशल चांस दिया गया कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स हैं उनको अपने करियर की बेहतरीन के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज में अपीयर होने के लिए चांस दिया जाना चाहिए। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने गवर्नमेंट के ऊपर परसुएड करके कहा कि ये अफसर, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और इनको 3 चांस दिए जाते। तो उस टाइम वापस लड़ाई के बाद हम बेलगांव चले गए थे, जहाँ इन्फेंट्री स्कूल था, कमांडो विंग। तो वहाँ पर बेलगाम में तैयारी शुरू कर दी हमने, जब ये आया के अपीयर हो सकते हैं। लड़ाई से आए कम दिन हुए थे तो फार्म भर दिया। फार्म भरने के बाद बेंगलोर में सेंटर आ गया, तो वहाँ पहली बार में पास नहीं हूँ। दोबारा फिर मैंने 4 महीने की छुट्टी ली, 2 महीने पे के साथ, 2 महीने फरलो। आर्मी में सिस्टम होता है बगैर पे के, हाँ विदाउट। तो उसमें 4 महीने तैयारी करके, मेरे बड़े भाई थे वहाँ दिल्ली में, आर्मी हेडक्वार्टर ट्रांसपोर्ट कंपनी, वहीं रहा मैं। और उन्होंने भी अपनी फैमिली शिफ्ट नहीं की, बरेली थे, अकेला कमरे में पढ़ता था काफ़ी मेहनत करके। उसमें मैं सारी जितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं सब में टॉप किया, लेकिन IAS और IFS में 1-1, 2-2 नंबर से रह गया। दूसरे चांस में तो खैर एग्ज़ाम तो एक ही होता है, लेकिन इनमें सब में टॉप किया। तो IPS मैंने ज्वाइन कर लिया, हाँ उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया IPS भी ट्रेनिंग में, आउटडोर ट्रेनिंग में मैं फर्स्ट आया, महाराजा पुलिस मेडल पासिंग आउट के टाइम पर, हाँ महाराजा गोल्ड पुलिस मेडल फॉर बेस्ट आउटडोर ट्रेनिंग। उसके बाद मेरिट थी, एक्स आर्मी भी था, तो मुझे हरियाणा अलॉट हो गया। हरियाणा अलॉट सीधा गुड़गांव ज्वाइन करना था, गुड़गांव ज्वाइन कर लिया, हाँ एज ASP। वहाँ पर बाढ़ काफ़ी आई हुई थी 77 में। हाँ चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, तो गांव वगैरह डूब रहे थे। तो मैं एक्स आर्मी भी था, तो तैर के ही गांव में जाते थे। कई बार एक बच्चों को भी ये, हाँ रेस्क्यू करना, वो भी निकाले गए। साबी नदी थी, उसमें 4 बच्चे खरोले गांव में डूब रहे थे, तो उनको निकाला। और ये मिस्टर कैप्रिहान FCR होते थे, उन्होंने भी काफ़ी दौरा किया, तो उसमें भी मेरे सेवाओं को अप्रिशिएट किया गया सरकार की तरफ से। फिर 77 में सरकार का AD असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID, ADIG CID लगा दिया गया। उन दिनों ADIG CID का काफ़ी महत्व होता था, सरकार चलाते थे चौधरी देवीलाल के साथ। सरकार में कई झटके लगे, हम बताते थे, चौधरी देवीलाल बोले जाने दो, अच्छे आदमी आएंगे। मैंने कहा जी सरकार टूट रही है। कहते मैं तो 1 के 2 बना रहा हूँ, वो जो ग्राम स्कीम चलाई थी, और जो भागता है भागने दो। हाँ भाग रहे। कई बार MLAs को लेके भी कई जगह गए, लेकिन अल्टीमेटली वो सरकार तकरीबन जाती रही। एक बार सरकार जाने वाली थी, तो चौधरी देवीलाल कहने लगे भाई आप चौधरी चरण सिंह के पास जाओ। मैंने कहा जी मैं तो छोटा सा अधिकारी हूँ। कहता नहीं जाओ। बलबीर सिंह मलिक उनके डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, जसराने के IAS अफसर। नहीं, चौधरी देवीलाल के, हाँ हमारे दोनों को भेजा। चौधरी चरण सिंह उन दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और भारतवर्ष के गृह मंत्री थे। बड़ा टेरर था दिल्ली में, 12 तुगलक रोड पर रहते थे। तो मलिक साहब बोले यार
मैं क्या करूँगा, मालूम चलो सीएम साहब ने ड्यूटी लगाई है तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहो। तो सीआईडी में जैसे मैं अब बैठा ऐसी ड्रेस पहनते हैं, वर्दी नहीं पहनते। तो वहाँ राम हजूर उनका पीए होता था, बिहारी था, उसने गर्मियों के दिन थे, बनियान पहन रखी, नीचे तहमद बांधा हुआ, ऊपर जनेऊ उसका लटक रहा, हाँ लुंगी टाइप का, पेट निकला हुआ था। तो कहिए, मैंने कहा गृह मंत्री महोदय से मिलना है, मुलाकात का समय लिया है? मैं कहा नहीं लिया। बोला जाइए वापस। तो वो मुड़ने लगा। मैंने कहा बात सुनो, मैं इस स्लिप के ऊपर अपना नाम और अपना पद लिख के देता हूँ। हाँ लिख के दे दिया। उसने जाके उनको दे दिया। और होम मिनिस्टर साहब अगर मना करते हैं देखने में तब चले जाएंगे, नहीं तो हम यहीं हैं, नहीं जाएंगे। तो उसको पता लग गया कि भाई कोई बात है। तो वो स्लिप देखते ही उन्होंने बुला लिया तो ड्राइंग रूम में 25 आदमी बैठे। तो मैंने कहा मलिक साहब को यहाँ तो नंबर पढ़ना बड़ा मुश्किल। खैर उन्होंने 2-4 भुगताए, इमीडिएटली हमारे को बुलाया। तो जैसे ये गेट है, गेट में सबसे पहले मैंने कहा सर नमस्कार, वेरी सॉरी वी हैव कम विदाउट एन अपॉइंटमेंट। वो चश्मे लगाते थे नीचे कर, हाँ वही हम देख रहे थे, इतना बड़ा अफसर है बगैर मुलाकात के कैसे आ गया। मैंने कहा जी सर्कमस्टांसेस इन द स्टेट वर सच दैट देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू मीट योर ऑनर। आइए कहिए। तो चौधरी देवीलाल के ऊपर गर्म हो गए, क्या है, ये है, वो नहीं है, ये नहीं है, छोटा सा हरियाणा है, मैं इतनी बड़ी यूपी को संभालता हूँ यहाँ बैठे हुए, वो हरियाणा को काबू नहीं रख सकते। मैंने कहा सर आपने जितनी बात कही सारी सच है, मैं कुछ गुजारिश कर सकता हूँ? कहता कहिए। मैंने कहा कल को अगर आपकी मोरारजी देसाई की उन दिनों बिगड़ी गई थी, पहले बिगड़ जाती है और आपको दिल्ली में 5 लाख आदमी इकट्ठे करने पड़े तो ये काम केवल चौधरी देवीलाल कर सकते हैं। बैठिए, मतलब उसके बाद कुर्सी दे, हाँ हाँ कुर्सी बैठो, चाय मंगा ली। उसी टाइम पे चौधरी चरण सिंह ने पीए बुलाया, चिट्ठी लिखी, माय डियर मोरारजी भाई, I have learnt through reliable sources that you are trying to topple duly elected government of Chaudhary Devilal through unconstitutional means. If that is so, this letter itself may be considered as my resignation. चिट्ठी लिख दी, एक कॉपी मेरे को दे दी कि अपने मुख्यमंत्री को दे देना, इस बार तो सरकार बच जाएगी लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। तो मैं गेट तक पहुंचा, वापस बुलाया, कहता महेंद्र सिंह जी आप बड़े होनहार अफसर नजर आते हो, मेरे पास आने में तो कोई हर्ज नहीं, किसी और पॉलिटिशियन के पास मत जाना, तुम्हारा नुकसान हो जाए। देन चौधरी चरण सिंह के मैं बहुत नज़दीक रहा, बेडरूम में भी बुलाते थे सब, बड़े कुछ। तब वो आपने जैसे बताया फिर वो सरकार बची गिरने से। उस टाइम बच गई थी सरकार लेकिन उन्होंने कहा कि गिरेगी जरूर, क्योंकि कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, इस तरह के तो हमेशा भागे ही रहते थे। कई बार पकड़ के लाए। और चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल कभी परवाह नहीं करते थे, हमेशा कहते थे क्या कुर्सी को जूती की नोक, ऐसे करके जूती की नोक पर रखते, अच्छे लोग आएंगे फिर सरकार बनेंगे, तो ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ते थे। और उसके बाद कुछ दिन के बाद इनकी सरकार तो चली गई थी, फिर मोरारजी देसाई की तकरीबन टूटी गई थी। मैं हरियाणा भवन में गया, माँ सर क्या कर रहे हो? तो लड्डू बांट रहे थे। कहता इसने मेरी झोंपड़ी जलाई थी, मैंने इसका महल जला दिया। तो ऐसे थे ताऊ देवीलाल। तो उसके बाद मैं एसएसपी बिहानी लग गया भजनलाल की सरकार में। तो सरकार तो ये चाहती थी भी बंसीलाल लो, रगड़ा लगाओ, ये करो, ये ऐसा मैंने कभी किया नहीं कुछ भी। फिर बंसीलाल जी ने सोचा भाई ये अफसर ठीक है, उसने मुझे डीआईजी सीआईडी लगा ली। हाँ वो सीएम बन गए तो डीआईजी सीआईडी
मुझे लगा कैप्रियन को कहा इस अफसर को डीआईजी, बोला ये तो जूनियर, बोला मैंने देखना ये तो जूनियर एक्सी में। डीआईजी सीआईडी लग गया तो चौधरी देवीलाल फिर साल एक के बाद आ गए, 1988 में आ गए सर। 87 में दोबारा हाँ 87 में दोबारा सरकार आ गई। तो शुरू में तो नाराज़गी थी, वो मैं बंसीलाल का डीआईजी सीआईडी रहा, देन ही रियलाइज कि भाई ये तो काम तो अच्छा कर ही रहा था, दोबारा फिर उन्होंने मुझे डीआईजी सीआईडी लगा दी। 89 के बाद प्राइम मिनिस्टर वो चारों तरफ घूमे, जनता पार्टी की सरकार आ गई, और जब इलेक्शन हो लिए रिजल्ट आ गया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे बुलाया कि मलिक साहब, चौधरी साहब को कहो कि अच्छा सा महकमा ले ले, बड़ा सारा। तो मैं ड्राइंग रूम से ऊपर जाने लगा, मेरे दिमाग में बात आई भाई महकमा देने वाला ही बनना चाहिए। तो बेडरूम में थे, कैसे आए महेंद्र सिंह, थे बताओ, मैं तो जा रहा हूँ, महकमा कौन सा ले? माँ जी ले, आप तो देने वाले बनो। क्या मतलब? मगर जी आप प्रधानमंत्री बनो। तो दोनों कानों को ऐसे पर राम राम, हाँ माँ को ना चले, हाँ बागड़ी भाषा में बोले। मैंने कहा जी चलाने वाले तो और बहुत हैं, मेरे वजह से दिल्ली में बहुत मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रधानमंत्री बनो। थे वायदों कर रखा है, उसका क्या होगा? मैंने कहा सर पॉलिटिक्स में कैसे वायदे? नहीं, थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ वायदों कर रखे, तो वो नहीं माने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह ले लिया। हालांकि काफ़ी मलिक साहब कसम कस चली थी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह और देवीलाल जी को लेके तमाम अलग अलग कहानियां अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि आपने बोला कि सीधा प्रधानमंत्री ही बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात भी कही कि मैं प्रधानमंत्री रहने में ताऊ हूँ और ताऊ बने रहना चाहता हूँ, इस तरह की बातें हुई। इसी में और बताता हूँ, मेरा पड़ोसी उन दोनों सीआईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी मिस्टर पाठक था, जिसने डायरेक्टर आईबी बनना था, जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है क्लोजर टू द प्राइम मिनिस्टर। वो मेरे पास आके कहने लगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मुझे बता देना, मुझे फॉर्मली कॉल ऑन करना है, ये प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री बनने वाले को कॉल ऑन करो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं 9th फ्लोर पर बैठा था, जिस दिन सेंट्रल हॉल में मीटिंग हो रही थी, टिकर पर आ गया, नेम ऑफ चौधरी देवीलाल प्रपोज्ड फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, इलेक्टेड एज लीडर ऑफ द हाउस, ये टिकर पर आ गया था। उसका टेलीफोन आया कि मरवा दिया आपने, माँ थोड़ा वेट करो, क्योंकि उस टाइम पे नेताजी चंद्रशेखर ने कहा कि मैं नेता के लिए चौधरी देवीलाल का नाम प्रपोज करता हूँ। दूसरे ही सेकंड में ताऊ देवीलाल ने खड़े होकर कहा कि नेताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपना नाम विड्रा करता हूँ और वीपी सिंह का नाम प्रपोज करता हूँ। तो वो इस तरह से हुआ था, और असली त्यागी तो ताऊ देवीलाल थे, बाकी जो बहन उस टाइम अगर चाहते तो प्राइम मिनिस्टरशिप बनी हुई थे, बन ही चुके थे। हाँ, मैंने जाट पार्लियामेंट में ये बात की थी, ये पॉलिटिकल भूल थी, पॉलिटिकल भूल। इसी तरह चौधरी सूरजमल के लड़के राजा नाहर सिंह ने की थी, पंडित जी उनका आज मुहूर्त नहीं है, चले गए। इसी तरह की भूल चौधरी चरण सिंह ने की थी। इंदिरा गांधी वो पूजा की थाली ले गेट पे खड़ी थी, चौधरी चरण सिंह ने अपनी गाड़ी वापस करके ले गए। अगर ये 3 राजनीतिक भूल नहीं होती तो हमारा समाज बहुत दूर जाता। ये बात मैंने सम्मेलन में कही थी। तो जैसे वो सरकार का दौर था, चौधरी देवीलाल जी के साथ आपने काम किया, जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा, भजनलाल के साथ आपने काम किया, बंसीलाल के साथ किया, चौटाला साहब के साथ भी आपने काम किया, हालांकि लास्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीजीपी आप लंबे समय तक रहे हरियाणा के। तो अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ, हालांकि अगर हम चौधरी देवीलाल परिवार की देखें तो यूँ कह सकते कि चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी अभी राजनीति में है। हम चौधरी देवीलाल की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, अभय अजय की बात करें, उनके आगे बच्चों की बात करें, चौथी पीढ़ी भी अभी राजनीति में आ चुकी है। तो किस तरह का अनुभव आपका रहा? अगर अच्छे प्रशासक के तौर पर देखें तो अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ आप कैसे तुलना करेंगे? चौधरी भजनलाल, मैं एसपी भिवानी था, तो
उन्होंने मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दी, बड़ा अच्छा काम किया। लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग धरने पे बैठे हुए थे, फायरिंग भी हो गई थी, सब वो सब ठीक ठाक कर दिया, बड़े खुश हुए। लेकिन क्योंकि मैं डीआईजी सीआईडी बाद में चौधरी बंसीलाल का भी रहा, तो मेरे से नाराज़ भी हो गए। मेरे फादर इन लॉ एसएसपी हिसार थे अपनी सरकार के टाइम पे। उस टाइम पर भजनलाल के खिलाफ करप्शन केस दर्ज हुआ। बोले ये मुकदमा चौधरी लखी राम को कहो कि भाई ठीक ठाक कर दें। मैंने कहा जी मेरा तो नाता ऐसा है, मैं तो नहीं कह सकता। बोला आपको बड़ी मुश्किल हो। तो चौधरी भजनलाल जी ने मेरी जब चीफ मिनिस्टर बना वो दोबारा 3 रिपोर्ट डाउनग्रेड कर दी एक ही झटके में, आपकी मेरी, और वो मैं तीनों रिपोर्ट कोर्ट से ठीक होगी। भजनलाल जी को एफिडेविट देना पड़ा। इसी तरह बंसीलाल जी भी नाराज़ हो गए, तो पहले तो खुश हुए, पर इसी बात से भाई चौधरी देवीलाल के साथ रहा हूँ या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, तो उन्होंने भी रिपोर्ट रपाट खराब कर दी थी। खैर इनके साथ मेरा तजर्बा ये रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वो सारे मुकदमे मेरे हक में ठीक हो गए। संघर्ष बहुत किया सर्विस में। भजनलाल जी जो है बोलने में बहुत मीठे थे, ज़्यादा विंडक्टिव नहीं थे। हालांकि मेरे साथ तो खराबा रहा, लेकिन विंडक्टिव नहीं थे वो। प्रशासन भी ठीक ठाक मिलजुल के चलाते थे। जैसे पंचायती से आदमी भाई पटवारी को अगर उसको पैसे देने से काम चलता है तो दे दो। मतलब करप्शन में बड़े सरकार बदनाम थी उस टाइम पर, काफ़ी बदनाम। चौधरी बंसीलाल सख्त प्रशासक थे, बड़े स्ट्रिक्ट प्रशासक, मतलब भय की नीति थी उनकी, भय से ही प्रशासन चलाता, अच्छा चलाते थे ना। डेवलपमेंट भी अच्छी की, लेकिन थोड़ा सा कोई चुगली मार दे तो फिर नाराज हो जाते थे। हाँ, नाराज हो जाते थे। बाकी हरियाणा में शुरू में काम भी बहुत हुए, अच्छे प्रशासक थे। इसी तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक बड़े कुशल प्रशासक रहे, बहुत अच्छे जिसको कह सकते हैं। उनको कोई भगा नहीं सकता था, बरगला नहीं सकता था। स्ट्रिक्ट अपनी जिससे अगर खुश हैं तो स्काई इज द लिमिट, अगर किसी से दुश्मनी है तो उसका भी पूरा हिसाब किताब करते रहे। बाकी ताऊ देवीलाल में तो एक खूबी ये थी कि समाज कल्याण के सूत्रधार थे, सामाजिक बात हमेशा करते थे। जैसे गांव में चलते चलते चले गए, हाँ बताओ भाई क्या हाल है, चारपाई पर ही बैठ गए, लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया था हर एक बात के अंदर। कितनी स्कीमें हैं वो तो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हाँ पूरा सादगी, सीधे ही, आओ भाई मलिको तुम्हारा क्या हाल है, बताओ भाई नैन क्या हाल है, ठीक ठाक हो सारे, इस तरह की बात करते थे। और ऑल इंडिया में भी दौरा किया। एक तो जो हरियाणा में शुरू में उन्होंने किया, बुढ़ापा पेंशन, फार्मर्स का शेयरिंग ऑफ जो पब्लिक ज़मीन एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट, सड़कों के ऊपर पेड़ वेड़ थे, उनकी आधी इनकम जो है फार्मर्स को जानी चाहिए, और हर किस्म से फार्मर्स का नुकसान का भुगतान पूरा करना चाहते थे। इवन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, तो साउथ में भी उनकी पॉलिसीज़ की काफ़ी सराहना हुई। कर्जा माफ़ी, बिजली पानी, ये सब। इवन स्पोर्ट्स की भी, जैसे सबसे पहले हरियाणा को उन्होंने कुश्ती को राज्य खेल घोषित किया। मतलब कुश्ती हमारा परंपरागत खेल है। सबसे पहले स्पोर्ट्स में रिजर्वेशन पुलिस डिपार्टमेंट में 3% की उन्होंने की, उसके बाद तो बढ़ती रही। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सारे डिपार्टमेंट में 3-3% कर दी थी। तो चौटाला परिवार खेलों के प्रति जो है हमेशा, सारा परिवार ही ये खेलों के विकास के लिए हमेशा लगनशील रहा है पूरा।
और शरीर ठीक रहेगा तो दूसरा विकास भी होता रहेगा। तो मलिक साहब, आपने अलग अलग मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल बताया। ये जाहिर सी बात है क्योंकि शुरू से ही चौधरी देवलाल जी के साथ आपकी नज़दीकियाँ थी और आज भी हैं उनके परिवार के साथ। लेकिन इसमें ये भी नुकसान होता है कि बाकी जो मुख्यमंत्री रहे तो थोड़ा सा एक अलगाव रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे समझूं, आपका वो तजुर्बा भी है जब चौधरी देवलाल जी मुख्यमंत्री थे और फिर ओम प्रकाश चौटाला बने। दोनों के कार्यकालों में उनकी जो कार्यशैली रही, कितना फ़र्क आप देखते हैं? वैसे तो समय अलग अलग था और चौधरी देवीलाल के समय पर पॉलिटिक्स की वैल्यूज़ भी थोड़ा ज़्यादा थी। चौधरी देवीलाल की खास बात थी कि जिसके साथ रहे उसको पकड़ के ऊंचा ले आना। वो ये नहीं परवाह करते थे कि भाई इस आदमी को, जैसे जयप्रकाश एक खेती का ही काम करता था, उसको पकड़ के ले आए, पीरू राम और कई गरीब आदमियों को भी। लेकिन वो उनको ये सूझबूझ थी कि सामाजिक ताना बाना बुनने से शासक दल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये उनकी खूबी थी, हमेशा करते थे। दूसरी खूबी उनकी थी कि भाई जो गांव के लोग हैं उनकी आवाज़ को कैसे बुलंद करना है। भारतवर्ष तो 70% ग्रामीण, हाँ, तो उनकी आवाज़ को बुलंद करना इस पूरे देश को चौधरी देवीलाल ने ही सिखाया। सारे दूसरे पॉलिटिशियन कहते थे कि भाई ये ताऊ तो किसानों ने सड़क पर ले आए ना, वापस कौन लेके जाएगा। तो ये खूबी थी उनकी और पूरा शांत स्वभाव। मलिक साहब, अगर मैं बात करूं, क्योंकि हरियाणा के वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन चौटाला सरकार की अगर बात करूं, एक तो महम कांड का जिक्र बहुत बार बार आता है और कहीं न कहीं विपक्षी जो पार्टियों के नेता हैं वो बार बार कहते भी है। उस समय तो आप डीजीपी नहीं थे, लेकिन जो कंडेला कांड हुआ तब आप हरियाणा के डीजीपी थे। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं कि गोलियां चलवाई, इस तरह का काम किया, शायद 9-10 लोग मारे भी गए थे। तो आप उस समय डीजीपी थे। एक्चुअल में क्या असलियत थी, क्या वहाँ क्या कुछ हुआ था? कंडेला कांड में मैं खुद, मुझे पता है क्या हुआ था। एक्चुअली कई एक अधिकारी को सूझबूझ कम होती है। कंडेला के अंदर आपके घासीराम नैन जी ने धरना रखा हुआ था, सड़क पर बैठे हुए थे। हालांकि 2 पुलिस अफसरों को भी पकड़ लिया था और उनको बंदी बना लिया था। उससे पहले एक थानेदार की रिवॉल्वर छीन ली थी, वो अनकॉन्शियस हो गया था, जख्मी हो गया था। नडानी स्कूल, चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल जो हमारा है, वहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का प्रोग्राम था। तो मैंने सोचा हालात ऐसे हैं, मुझे जाना चाहिए। तो वो खाने पर बैठे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बोले, भाई फंक्शन करवाओगे? हाँ जी बिल्कुल करवाएंगे, क्या बात है। तो मैं कंडेला गांव में गया तो वहाँ पर पुलिस वाले थे, एसपी था और अपना डीसी था। इन दोनों अफसरों के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अब भी एक तो सर्विस कर रहा है। हाँ, तो वो दोनों मेरे को कहने लगे कि आगे मत जाओ। मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। डीजीपी नहीं जाएंगे। हाँ, तो मांगेराम गुप्ता वहाँ राशन पानी सप्लाई कर रहा था, जो अब नहीं है, एक्स मिनिस्टर। तो अगर उस साइड में गए हो तो एक खागड़ की तस्वीर भी बना रखे। हाँ, उसी साइड से हम गए। तो मेरे साथ 2 बड़े डिवोटेड गनमैन थे, एक भूप सिंह और एक रामधारी। भूप सिंह बड़ौदा का पहलवान था, सब इंस्पेक्टर था, रामधारी मुंडाल का था। तो मैंने कहा चलते हैं, पथराव शुरू कर दिया। तो एसपी बार बार मेरे को पकड़े पीछे से ना। तो मैंने कहा तू मुझे क्यों पकड़ रहा है, चलना है तो बराबर में चलो। वो शायद उसको कुछ ना लगे। तो थोड़ी देर में एसपी गायब हो गया। डीसी को मैंने कहा तुम भी जाओ। डीसी बोला नहीं जी, मैं जर्नल को छोड़ के ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे ये दे दो बुलेट प्रूफ और ये हेलमेट दे दो, मैं आपके साथ साथ चलूँगा।
मेरी तरफ से फुल ऑर्डर्स हैं फायरिंग के। मैंने कहा मैं ना तो फायरिंग करूंगा ना किसी आदमी को मारूंगा। ऊपर से फायर आया तो मुझे 12 बोर के छर्रे लगे। हाँ, फिर फायर किया गया। तो मैंने कहा डीसी को, माँ भाई नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, शायद अपना ही हो। तो मैंने गनमैन को कहा, मैं कैसे करो, ठीक 100 गज पर नीचे गोली मारो। दूसरे को कहा ये गोलियां लगेंगी और उछल के दूसरी तरफ जनता को लगेंगी, मरेगा कोई नहीं, ये मेरा तजर्बा है। तो हमने 30-35 वो गोली इस तरह से चलाई और वो लोग भाग भूग गए। लगी 30-35 आदमियों को। फिर वो पुलिस वालों को कहा भाई इनको पकड़ो पकड़ो, 35 आदमी पकड़ लिए। तो वापस मैं गया तो एसपी है ही नहीं। एसपी हाउस में मैंने पट्टी वट्टी कराई, बोला जी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में गए तो वो थोड़ी चोटें लगी थी आदमियों को। हाँ, तो एक बोला जी बोबो का सिर पाट दिया। मैंने कहा बोबो के डोके लेने जाती, के करने जाती उसमें? तो मैं शर्म नहीं आई, हमारा थानेदार का रिवॉल्वर छीन लिया। ना जी गलती होगी, फलाना होगी, ये होगी। मैं दूसरे ढंग से भी टैकल कर रहा था उनको। मेरे भाई ताऊ का लड़का मैरिड था। हाँ, तुमने तो रिश्तेदारी की भी शर्म नहीं की। हाँ हाँ, खैर वो देवर पैसिफाइड, क्लियर करा दिया टोटल। शाम को चौटाला साहब ने मुझे बुलाया, गवर्नर को भी बुलाया, खाना दिया। गवर्नर को कहा कि जी डीजीपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। वो दोनों छुड़वा दिए थे डीएसपी वगैरह भी जो बंदी बना रखे, हाँ, बगैर किसी हार्म। अगले दिन रामराय बहन की तरफ धरना था ही। वो डीसी और एसपी उन्होंने सोचा भाई अपनी तरफ से खुलवाएंगे। एक एमपी का भाई सीआईए इंस्पेक्टर था, तो वो गया, 4-5 आदमी लिए और सीधा वो बैठे हुए थे, 4-5 आदमी मार दिए। दिस इज द रियल स्टोरी। फिर जो 5 आदमी मर गए तो संपत सिंह की कमेटी बनाई, ये बनाई, उसमें चौटाला साहब का कोई कसूर नहीं। कि आपने भी एज ए बतौर डीजीपी आराम शांति के साथ जो कहीं न कहीं पूरे मामलों को निपटाया, लेकिन वो एक पॉलिटिक्स जैसे आपने बताया एमपी का भाई का, तो ऐसे हुआ। तो ये रही चीज़ें। अगर हम बात करें जैसे राजनीतिक दखल की बात करें, जो अफसर अधिकारी होते हैं, चाहे आईपीएस की बात करें, आईएएस की बात करें, कितनी का आप मानते हैं पहले का दौर और अभी का हम अगर दौर की बात करें, हालांकि समय बहुत बदल गया है, कितनी दखलंदाजी रहती है? देखिए मैं अपनी बता सकता हूँ। 1987 में सरकार का निर्णय हुआ जी कमांडो बटालियन बने। कमांडो मेरा फेट सब्जेक्ट था। चौधरी देवीलाल को मैंने कमांडो डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया था एक बार, यहाँ चक्की में मेरा एस्टेब्लिश किया हुआ है जो कमांडो स्कूल है। हाँ, इधर जाएं नारायणगढ़ रोड पे निकलते, हाँ, वो मेरा एस्टेब्लिश किया हुआ। बोला कमांडो बटालियन खड़ी करो। तो 4 कंपनियां, और कमांडो बटालियन आज भी आदर्श हैं, 5 फुट 9 इंच कद, सब लंबे लंबे। तो उसकी भर्ती कर रहे थे। उस टाइम पे डॉक्टर मंगल सेन भी मिनिस्ट्री में थे। तो वो डॉक्टर केवी सिंह का टेलीफोन आया, भर्ती बंद कर दो। मैं डीआईजी रेलवे एंड ऑपरेशन था उस टाइम पर, डीआईजी सीआईडी नहीं था। तो मैंने कहा भाई भर्ती बंद तो नहीं करता। मैंने प्रोसेस पूरा करके और मैं कहा मैं बात कर लूँगा सीएम साहब से। मैं चीफ मिनिस्टर के नज़दीक तो रहा ही था, तो इसलिए मुझे कोई हेजिटेशन नहीं थी दूसरे अफसरों की तरह, भाई चीफ मिनिस्टर शायद नाराज़ हो जाएंगे। बोला महेंद्र सिंह भर्ती, मैं जी सारे मेरिट पे किए। बोला मेरिट पे किए तो कोई रोड़ा ही नहीं, सारे ठीक ठाक लड़के आए होंगे, ठीक ठाक लड़के आए होंगे और उसमें कोई क्या दखल है किसी का, बहुत अच्छी बात है। भले ये कह रहे थे ये मेरे पास पर्चियाँ बहुत हैं, माँ जी मुझे दे दो, मैं आपको इसमें से देख के बता देता हूँ किसकी सिफारिश के कितने बच्चे मेरिट पाए, आप उनको कह देना भाई भर्ती कर लिए थे। चौधरी देवीलाल ने
मेरे काम में कभी दखल अंदाजी नहीं की, ना ही कमिंग डाउन टू चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। मैं डीजीपी था, शुरू में जैसे होता है, भर्ती भी बहुत हुई, तकरीबन 10,000 आदमी भर्ती हुए थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे, तो जैसे मेरे से पहले दूसरे डीजी थे, तो आप मुझे कहो, जो कहोगे वही होगा, ना आप बदनाम होंगे ना सरकार की छवि खराब होगी, मैं जानूं मेरा काम जाना। तो उसने अपने दोनों बेटों को, एमएलएस को, कि भाई डीजीपी के काम में कोई दखल नहीं होना चाहिए, पुलिस का काम है, सेंसिटिव मामला है, तुमने जो कहना है मेरे को कहो। और मैंने चौटाला साहब को कहा, मैं कहा जी पुलिस भर्ती की मैं जिम्मेवार, आपके ऊपर कोई आंच नहीं है, ये 1 to 1 ऐसे ही कहा था। एक मुकदमा दर्ज हो गया, वो एसपी नालायक था, वो रेलवे एंड कमांडो का था, उसने अपना साला भर्ती कर लिया। साला भर्ती कर लिया तो उसको वेटिंग लिस्ट में जिसके ज़्यादा नंबर थे उसको नीचे रख दिया। उसने एक रिट कर दी, तो मैंने उसको बुला के कहा, अरे भले आदमी, अगर कोई दिक्कत है तो वैकेंसी मैंने देनी है, तुम तो इसने भी कर ले दूसरे ने भी कर ले, रिट ठीक हो जाएगी, क्यों? नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर ये मुकदमा दर्ज होगा तेरे खिलाफ, सीबीआई का मुकदमा दर्ज होगा। तो जैसे दूसरे कई मुकदमे चले, सभी अफसरों ने कह दिया कि भाई मुंह में के आदेश। मेरे को बुलाया सीबीआई, दिवाली से पहले दिन छोटी गिरडी होती है, हाँ, मेरा भतीजा जो कारगिल वार हीरो था, वो उसको कैंसर भी हो गया था बाद में जख्म की वजह से, वो आया हुआ था, बड़े भाई का लड़का। बोला अंकल मैं चलूँ? शाम को सीबीआई वालों ने बुलाया, 6 बजे हुए थे इसी तरह। माने कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सीबीआई से पूछा, भाई गिरफ्तार करना हो तो इस तरह तैयार हो क्या हूँ? बोला नहीं सर। तो 2 घंटे पूछताछ करी। तो किस सन की बात होगी? हैं, कौन से सन की बात है? ये मेरे ख्याल में भूपेंद्र हुड्डा आ गया था, हाँ, 2005, 6, 6, 7, हाँ 6, 7 की बात। पहला कार्यकाल। हाँ हाँ। तो वो 32 सेक्टर में उनका दफ्तर है, बुलाए। बोला जी एसपी कह रहा है कि मेरे को एमएलए ने लिस्ट दी, आपको भी चौटाला साहब ने लिस्ट दे दी होगी। तो मैंने कहा भी तुम भी पुलिस अफसर है, मेरे से जूनियर तो थे सारे। चीफ मिनिस्टर कौन सी लिस्ट क्या देता है? चीफ मिनिस्टर से डीजी का क्या मतलब? डीजी जो है सरकार ऑर्डर करती है, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करता है, मेरा कोई वास्ता नहीं। मतलब फिर ये भर्ती कैसे हुई? मैं कहा ये ऑर्डर है, जैसे हरियाणा सरकार 3,500 पोस्ट स्वीकृत करती है, ये सरकार ने स्वीकृत कर दी। इसमें ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम है ना मेरा नाम है। मैंने लिस्ट आगे रेंज आईजी को भेज दी और उन्होंने एसपी को भेज दी। बोला एसपी ने भर्ती कर दी, बाकी नहीं। मगर नहीं क्या, मैं ऐसा अफसर हूँ, अगर मैंने इसको उस एसपी को लिस्ट दी, रवि आज़ाद नाम था, तो मैं कह देता दी है, बताओ क्या जरूर है, नहीं तो एक कागज़ दिखा दो मैं मान लूँगा, बगैर कागज़ भी। तो बोला उसका सामना करवा दें, फेस टू फेस उसको गिरफ्तार कर रखा। मैंने कहा मेरा एसपी रहा है और अच्छा नहीं लगता कि भाई एक डीजी एसपी आमने सामने कराओ। बोला नहीं नहीं। तो वो बुला लिया, बोला बताओ। बोला लिस्ट लेके आया था, मलिक साहब घर थे, मैं लिस्ट लेके आया, वो मैंने छाप दी। बोले देखो, मैं कहा ले आओ, कहाँ है वो? हाँ। बोले ये तो कह रहा मैंने जला दी। मैं ये तो कहेगा मैंने उसको गोली मार दी, उसकी डेड बॉडी भी छुपा दी, ये कैसे बात बनी? हाँ कुछ तो। मैंने कहा एक नाम भी दिखा दो, ये तो 300-400 नाम की बात करे। हाँ मगर दिखा दो, वो कुछ था ही नहीं। तो अल्टीमेटली भी वो दबाव दबू से मेरा भी चलान इन्होंने कर दिया। 12 साल मैंने मुकदमा भर, 12 साल सीबीआई का, कोई प्रूफ था ही नहीं। एक इन्होंने फिर कमीशन बिठाया, बहल कमीशन,
मेरे भतीजे की डेथ हो गई थी, हम फूल चुग रहे थे, अस्थियां उठा रहे थे, और वो हाई कोर्ट के जज थे, मिस्टर जस्ट जिसका कमीशन था, उसका बोला जी बुला रहे हैं। तो अस्थियां उठाते उठाते हम गए। मैं गुस्से में था, उसने 4-5 और भी वकील थे, आप जैसे यार दोस्त वकील, बोला भाई हम, बोला नहीं मैं कुछ नहीं कहता। तो वो मेरे खिलाफ इल्ज़ाम था भी ये भर्ती अननेसेसरली कर दी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भुगती गई। कोई मुझे, लेकिन मेरे को एहसास ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे प्रशासन में कोई दखलंदाजी है। वैसे तो आम बात है कि वे एसपीओ के ट्रांसफ़र करने हैं तो सरकार करेगी, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरे से पूछते थे, ये चीफ सेक्रेटरी से पूछते थे, जो प्रोट बताओ भाई इसको लगा दें, इसको एसपी लगा दें। हाँ हाँ हाँ, लेकिन रूटीन में प्रपोजल जाती थी, ये नहीं कि ओवरनाइट जाके ट्रांसफ़र कर। मलिक साहब, हमने आपके साथ सेना की बात की, जब आप सेना में रहे वो तजुर्बा आपने बताया, फिर आप पुलिस में रहे, डीजीपी रहे, वो सारी बातें की। राजनीतिक बातें आपसे और भी आगे करूंगा मैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं बात करूंगा, क्योंकि हम जाट संस्था की बात करें, जाट समाज की बात करें, आप उसके प्रधान भी है, और जितनी मुझे जानकारी है काफ़ी अच्छे काम आप उसमें बढ़ चढ़ के कर भी रहे और प्रयास करें कि कैसे बेहतर समाज के लिए किया जा सके। कटरा में भी आप धर्मशाला बना रहे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद होती है वहाँ आप बढ़ जाते ही हैं, और काफ़ी अच्छा आपका भाषण रहता है। तो कैसे देखते हैं आप समाज के लिए, कितना आप कुछ कर पा रहे हैं और कितना करने की ज़रूरत है? एक जनरल के सिंह होते थे, बधानी गांव के, लेफ्टिनेंट जनरल हुए, उनका नाम है, पुराने आदमी सब जानते। मैं जाट सभा का प्रधान बना। मैंने कहा सर बताइए क्या करना। बोले अब क्या बताना है, जाट और कटड़ा अपने से बढ़िया कर, ध्यान रखना। तो अपनी समाज की परंपरा है कि आपस में भिड़ते रहते, बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन मेरी पॉलिसी और मेरे साथियों की भी, जो भी जाट सभा के मेंबर हैं यहाँ है चाहे कटरा है, तो एक तो हम किसी पॉलिटिशियन को मेंबर नहीं बनाते, मेंबरशिप भी अपनी सिलेक्टेड रखते हैं, बना रखे हैं, पॉलिटिकल दखलंदाजी नहीं होगी। एक ये है भाई कोई किसी भी पार्टी की विचारधारा का हो, जो सभा से लिमिटेड काम है उसमें सिर्फ सभा का ही काम होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि चीफ मिनिस्टर बनना है, अगर कोई जाट समाज से बनता है तो हम उसकी कभी बुराई नहीं करेंगे, मतलब सभा के तौर पर कभी बुराई नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है बन रहा है तो बनने। ये हमने छोटे छोटे पैरामीटर से रखे हुए और हम तारीफ भी करते हैं। मैं जिक्र करूँगा सत्यपाल मलिक साहब का, क्योंकि वो भी बहुत सारे आपके मंचों पे आपके साथ आते हैं, राज्यपाल थे तब भी और बाद में भी अब भी आते रहे हैं, और आपकी बातचीत भी आपके अच्छे उनके साथ संबंध है। सेना में जैसे आप रहे, और पुलवामा का मामला बहुत बड़ा था, हालांकि जैसा मलिक साहब ने दावा किया सत्यपाल मलिक के कि भाई उसके पुलवामा के मामले को लेकर इलेक्शन भी जीता सरकार ने, दोबारा फिर सरकार बनी। एक्चुअल आपके पास क्या जानकारी, आप कैसे देखते हो किस तरह का क्या कुछ हुआ? एक्चुअली मैं अब चैनल पर बात कर रहा हूँ, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं। सब जाना कि जानकारी आपसे सुन लिया, सतपाल मलिक जी से सुन लिया, और किसी से सुन लिया, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आरोप कहीं न कहीं लगाया कि भाई कहीं न कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार अगर जांच कराती तो पता लगता कि आखिर कैसे सैनिकों की शहादत पर, उनकी लाश पर वोट मांगे गए उनके नाम पे। सतपाल मलिक जी मेरे बहुत नज़दीकी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के टाइम से हमारी जानकार, हमारे भाई जैसे हैं, लेकिन उनके पास हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन हो, मेरे पास कोई इस किस्म की जानकारी नहीं है। तो मैं पुलिस से जुड़ा हुआ सवाल कर लेता हूँ। आपका लंबा अनुभव रहा है, हाल ही में मेवात में नूह में जो कुछ हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हालांकि मणिपुर में जो लंबे समय तक चलता रहा, मणिपुर के साथ हरियाणा का नाम, मेवात का नाम जुड़ा, किस तरह का आप वहाँ देखते हैं? क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सरकार का फेलियर था, हालांकि इस तरह की बातें भी आई कि कहीं न कहीं सीआईडी ने जानकारी दी थी कि इस तरह का हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके ये हालात बने। नैन जी, इस पर तो ये तो स्पष्ट शीशे की तौर से लिखा हुआ है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। वर्तमान सरकार के एक आध मिनिस्टर ने भी स्पष्ट बताया है, इवन गृह मंत्री ने कहा है कि मुझे 3 बजे पता लगा, मुझे लोगों ने बताया,
और उसके बाद नुक्ता चीनी की कोई गुंजाइश ही नहीं। इनकी अपनी सीआईडी, एक इंस्पेक्टर ने, आपने वीडियो देखा होगा कि उन्होंने जानकारी दे दी थी। हाँ हाँ, लेकिन क्यों प्रशासन चुप रहा, क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया, इस बात की वास्तव में इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे अपने अधिकारी लगाएं, चाहे चीफ सेक्रेटरी करे, चाहे कोई हाई कोर्ट का जज करे, पता तो होना चाहिए भाई वो चुपचाप क्यों रहे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। ये बात सोचने की, सभी के सोचने के लिए कि एक्शन क्यों नहीं लिया। किसने पथराव किया, किसने पहले गोली चलाई, किसने न, वो दूसरी बात, लेकिन जो एक अधिकारी की, कर्मचारियों की ड्यूटी है वो उन्होंने पूरी क्यों नहीं की। पहले तो जिम्मेवारी बनती है अधिकारी बोलना, ये डरते नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, ये एक जांच का विषय। तो मलिक साहब, मैं कुछ आपसे पर्सनल बातें भी करूंगा अगर आप खुलकर बता पाएंगे, क्योंकि मैं बात करूं 2004 की, आपकी धर्मपत्नी ने भी चुनाव लड़ा 2004 में सोनीपत लोकसभा से, और इनेलो परिवार के साथ आप हुई, लोकदल परिवार के साथ। आप कैसे देखते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को, क्योंकि परिवार का बिखराव होना, चौटाला परिवार का, और वो हालात जिस तरह के बने, देवीलाल जी के साथ आप रहे, चौटाला साहब के साथ रहे, और एक कहीं इस तरह का दौर भी आया कि परिवार का बिखराव, और आज तो बहुत दूर हो चुके हैं। आपकी नज़र में, क्योंकि देखो जब सब कुछ सामने हो रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं दर्द या इस तरह का एक मन में होता है। और देखो, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी, अगर मैं ठीक हूँ तो आप, अगर मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूँ तो उसकी नीति और कार्यक्रम समिति के आप अध्यक्ष भी हैं। अगर संगठन की बात करूँ तो क्या कहें? देखिए, पहली बात तो जो सामाजिक परंपरा, आप जानते हो, भली भांति जानते हो मेरे से, वो सामाजिक परंपरा इस समाज की, ये जाट समाज की, अपने समाज की ये रही है। चाहे वो चौधरी बंसीलाल का परिवार, चाहे वो मिर्धाज हों, चाहे चौधरी छोटू राम जी के साथ दूसरे लोग थे वो हों, चाहे भजनलाल का परिवार हो, अल्टीमेटली कुछ समय के बाद सब अलग अलग हो। हालांकि इस अलग होने से मुझे व्यक्तिगत बड़ा महसूस हुआ, हाँ, सबसे बड़ा दुख हुआ। मैंने चौटाला साहब को भी कहा, कोशिश भी की गई, लेकिन वो व्यक्तिगत जब अगले पारिवारिक मुद्दे हों, इसमें कई लोग तो ये कहें कि शासक का मामला, कुछ और पारिवारिक उलझने हैं, उनकी बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आपस में ये बातें हो सकती हैं, और वो इतना बिखर गया कि दोबारा इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल। क्योंकि जहाँ तक जैसे मैंने जानकारी जुटाई, हालांकि वो जानकारी कितनी सही है और कितनी उसके बारे में, जब चौधरी चौटाला ओम प्रकाश चौटाला जी की पत्नी का जब निधन हुआ, स्नेहलता जी का, उसके बाद भी सभी लोगों को इकट्ठा किया। चौटाला साहब ने कहा होगा और कहीं ना कहीं ये प्रयास किया था भाई कैसे इकट्ठे हो जाए, इस तरह की बातें, तब भी बात नहीं बनी। कुछ जो बहुत सारे विश्वास पात्र आदमी थे, बहुत विश्वास पात्र आदमी थे, चौटाला साहब के भी होंगे, आपस में दोनों भाइयों के भी होंगे, मुझे ऐसा एहसास है कि दोनों तरफ से वो ऐसे गलत बातें कहते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता इनके फैसले बढ़ते गए, और स्वार्थी थे, बहुत दूर चले गए। हम तो 77 से आज तक भी यहीं खड़े, मेरे भी बहुत लोगों ने कहा, आपके बारे में भी कहा? हाँ हाँ, कहा गया। मैं बकायदा नाम ले लेता हूँ, दिग्विजय चौटाला बार बार कहते थे, आपका नाम लेते थे, RS चौधरी साहब का नाम लेते थे, और भी कुछ लोगों का, रामपाल माजरा का नाम है, कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके का किया। नहीं, वो तो अगर ऐसी बात होती, मैं तो आई वॉज द ओनली वन, लास्ट टाइम तक कहा, मैं कहा ये मत करो, मैं अकेला आदमी था कि ये नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। लेकिन इसके अलावा जिनका राजनीतिक स्वार्थ था, उनके नाम नहीं लेना चाहता, जो चले गए, मेरे ख्याल में उनका बिगाड़ ज़्यादा था। कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ जिन लोगों का था, उनका काम खराब किया हुआ है ये। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये परिवार टूटा तो अलग अलग चीज़ें बिखर गई। हालांकि एक समय ये भी था जब माहौल बनता ना, बार बार चौटाला साहब भी कहते थे, या फिर इनेलो के, या फिर जेजेपी, आजकल जो जेजेपी बन चुकी थी, कि भाई शायद राज आने वाला था, अगर चीज़ें ठीक रहती तो राज बन जाता है। बस वो तो मुकद्दर की बात थी, हो सकता उस टाइम पर राज आता अगर यूनाइटेड रहते थे। वो तो बिखराव, तकरीबन वोट तो वही थी, वो इधर चली गई उधर चली गई। अच्छा, एक मैं मलिक साहब पर्सनल रिक्वेस्ट, मेरी ईमानदारी से बताना, अभय सिंह के आप काफ़ी क्लोज हैं पार्टी के हिसाब से और वैसे दोस्त भी,
तो कैसा माने, क्योंकि जिस तरीके से अभय सिंह की जो छवि है, क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये बताना, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बता पाएँ। कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग उनको जिस तरीके का बताते हैं कि इस तरह की उनकी शैली रही है ना, अलग तरीके की, एक्चुअल में किस तरह का उनका स्वभाव है, कैसे हो? देखिए अभय सिंह, और इसका नुकसान भी होता है। हाँ मुझे पता है, एक तो दोस्तों के दोस्त हैं, एक अपने वायदे के पक्के हैं। वायदे के इतने पक्के हैं कि मेरे को कहने लगे कि भाई आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन लड़ो, मगर मैं तो नहीं लड़ना चाहता। बोला क्यों? मगर नहीं, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं इस तरह का इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ वो पूना भी गए, जहाँ दूसरी तरफ कलमाडी था। हालांकि कलमाडी से भी उनकी ठीक ठाक थी, मतलब आँख की शर्म थी, लेकिन फिर भी दिल खोल के इन्होंने सपोर्ट किया, हम इलेक्शन जीत गए। तो जिसके साथ हैं वो पक्के हैं। कई बार जो काम करता है उसको गुस्सा भी आता है, एब्रप्टली गुस्सा करते हैं, उससे लोग थोड़ा दूर भागते हैं। अदरवाइज जो डिसीजन मेकिंग या अपनी बात पे कायम रहने की इनकी खूबी है, वो शायद बहुत कम लीडरों। क्योंकि अगर हम बात करूं, जब बाई इलेक्शन हो रहा था जींद का, और परिवार में जब बयानबाजी चल रही थी, आप भी मौजूद थे, आप भी सुनते थे सब चीज़ों को। उनकी भाभी की बात करें, नैना सिंह चौटाला की, उन्होंने तो गुंडा तक उनको कहा, और बिल्लू की छवि, और एक अलग तरीके का उनको कहीं ना कहीं बार बार दिखाया गया। और इन्होंने ये बार बार आरोप भी लगाया अभय सिंह ने कि इन्होंने ही मेरी छवि को खराब करने के लिए सब चीज़ें की। नहीं, व्यक्तिगत किसी के ऊपर कटाक्ष करना या व्यक्तिगत छवि खराब करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो अभय सिंह जी को भी ये कहता हूँ कि भाई बाकी जो मर्जी हो, लेकिन डायरेक्ट किसी के ऊपर छिटक कसी मत करो, नहीं होना चाहिए। और ये अभी तो मेरे ख्याल में काफ़ी फ़र्क है, ज़्यादा वो नहीं करते। उस टाइम जो हुआ वो भी गलत बात है। परिवार तो एक ही है, आज अलग अलग हैं, कल को इकट्ठे भी हो सकते हैं। अच्छा, जैसे आप जब अभय सिंह जी के साथ जब बैठते हो अकेले में, तो कई बार आप आदमी बैठता है ना आराम से शांति से, तो अमूमन कभी बातें होती हो कि परिवार अलग हो गया, उसका एक दर्द, ऐसी कोई बातें आपस में होती हो? क्योंकि आदमी अपने खास दोस्तों के साथ वो बातें अक्सर कर लेता है अगर कोई जिक्र आ जाता है। अभी तो नहीं, लेकिन जब ये अलग अलग होने लगे तो कह रहे थे कि हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ ऑफर कर दिया था, सब कुछ कह दिया था उनको, भाई जो मर्जी करो। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो भी एमपी बने, एमएलए बने, शुरू में इन्होंने नाम प्रपोज किए थे। जो मेरे पास रिपोर्ट है, जब चौटाला साहब और अजय सिंह जेल में थे, जितना मैंने जानकारी जुटाई है, यहाँ तक भी कह दिया गया था कि अगर दुष्यंत को, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लड़ाई सीएम की थी, भाई दुष्यंत को सीएम मतलब बनाना है, प्रपोज करना है, तो इन्होंने शायद, जो मेरे पास जानकारी, बोल दिया था कि भी ठीक है इसको बना लो, मुझे सीएम नहीं बनना। ऐसी कोई बात भी हुई थी चौटाला साहब के सामने? ये तो नहीं पता चौटाला साहब के सामने हुई थी कि नहीं हुई थी, पर कहते हैं ये, सुना। हाँ मैंने भी इसी तरह सुना है। तो जब चौटाला साहब जेल में थे, एक वो पार्टी के लिए बहुत कष्टदायक समय था, जिस तरीके से दोनों पिता पुत्र जेल में थे। अभय सिंह का, क्योंकि अभय सिंह पे सारा बोझ आ गया था, उससे पहले जैसा कहा जाता है कि अभय सिंह इतनी ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे राजनीति में। हालांकि वो शायद रोड़ी में 2000 में पहला बाई इलेक्शन जीते, पहली बार विधायक बने, फिर 2009 में एलनाबाद से बाई इलेक्शन जीत के आए। लेकिन वो अजय सिंह जब तक थे बाहर और चौटाला साहब, तब तक वो इतनी राजनीतिक दखलंदाजी नहीं करते थे, अपने अलग ही मस्त रहते थे। लेकिन एकदम से फिर वो सारा का सारा भार आया। जब उनके ऊपर भार आ गया पार्टी का, तो किस तरह का काम अभय सिंह ने, क्योंकि अब तब तो आप भी उनके साथ थे। नहीं, वो तो काम इन्होंने पार्टी को बड़ा अच्छा किया, जोड़ के रखा, बड़ा अलग अलग नहीं होने दिया। बहुत मेहनत की, अकेले करते थे, बहुत मेहनत की। फिर परिवार बिगड़ने के बाद तो फिर माहौल ही खराब हो गया। उस टाइम तो बहुत अच्छा काम किया, सारी पार्टी को इन्होंने देखा, क्योंकि चौटाला साहब और अजय सिंह जी भी दोनों अंदर थे, कोई करने वाला नहीं था। सारे परिवार को संभाला और पार्टी का काम भी खूब किया, अच्छा किया काम। क्योंकि मैं बात करूं चौधरी देवलाल जी की, क्योंकि उनको एक राजनीतिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। बहुत सारे, जैसे आपने शुरू में बताया ना, आम लोगों को नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, और कहीं ना कहीं वो जो 85-87 का दौर की जब बात करें, जब बहुत ज़्यादा सीटें आई थी और वो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। लेकिन अभी फिर से जो
कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो पार्टियां हैं, वो एकजुट हो रही हैं। 3 मीटिंग हो चुकी है, इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। हालांकि वो इंडिया को लेके भी जो चल रहा है वो भी आपके सामने। कैसे देखते हैं एकजुट हो पाना? क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं, अगर विपक्ष की बात करें यानी कि बीजेपी, उनकी तरफ से कहा जाता है कि इनकी जो लड़ाई है वो प्रधानमंत्री को लेके हो जाएगी कि कौन चेहरा बनेगा, इनकी ये बातें सिरे नहीं उतर पाएंगी। हालांकि सत्यपाल मलिक बार बार कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को हराना है, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, तो एक के सामने एक, यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट, उसके सामने विपक्ष का कोई एक मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। कैसे देखते हैं? देखिए, इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ें तो नेचुरली बीजेपी के लिए काफ़ी चैलेंज है, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन, हाँ, लोकसभा का हो, बड़ा भारी चैलेंज है, वेरी टफ फाइट। और कुछ सेक्शन तो लोग खिलाफ हैं पूरे, चाहे चेहरा हो या ना हो। अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है वो खासी ओवर के आएगी, अच्छा खासा मुकाबला होगा। जो पिछला इलेक्शन था 19 का, उस तरह वेव नहीं होगी, ये मेरा अपना अंदाजा है, वेव नहीं होगी। अच्छा मलिक साहब, एक मैं युवाओं का भी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि लंबा समय आपने दिया देश और प्रदेश के लिए, आपने सेवा की। आजकल के जो युवा हैं, नशा, पंजाब का ही हम जिक्र क्यों करें, हरियाणा की भी बात करें या दिल्ली एनसीआर, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ख़ासकर जो पंजाब के साथ लगता जो हरियाणा, जितने भी ज़िले हैं, बहुत ज़्यादा युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आपका जो जीवन जिस तरीके का रहा है, जिस तरीके की सर्विस आपकी रही है, क्या उनको आप मैसेज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है वो नशा क्यों बढ़ रहा है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, क्यों बढ़ रहा है। पहली बात तो ख़ास तौर से पंजाब और हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान है, मेहनत नहीं करते। फिर मेहनत नहीं कर, साथ की साथ बेरोज़गारी की दर बढ़ रही है। अरे क्या करेंगे, फलाने के छोरे ने BA कर ली, MA कर ली, PhD कर ली, घर बैठे हैं, क्या क्या करेंगे पढ़ के, नौकरी मिलती नहीं। ये मेन कारण है, बेरोज़गारी मेन कारण है। और बेरोज़गारी बढ़ती गई, नशावर्ती भी बढ़ती गई। फिर कुछ एक दूसरी ताकतें, जैसे क्विक बक, जल्दी पैसा मिलता है, इसमें जो उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, कोई भी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे और भी कोई अधिकारी हो, उनकी शरण में ये बढ़ता जा रहा है। जब तक राजनीतिक संरक्षण, हाँ, जब तक राजनीति क्यों, प्रशासनिक भी होता है, अकेले राजनीतिकों को हम क्यों वो दें। जब तक दृढ़ पॉलिटिकल इच्छा नहीं होगी, मतलब अच्छा सख्त लीडर कि वो मैंने तो ये करना ही है, तब तक ये नशा बंद नहीं होगा। और साथ की साथ बेरोजगारी दूर करने की स्कीम और विकास की गति को बढ़ाना होगा, जब ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। पंजाब में बढ़ गया तो हमारे भी बढ़ जाएगा। और अभी तो एक और डंकी स्कीम, हाँ, बाहर जाते हैं, हाँ ना, मैं कहता हूँ तुम क्यों करते हो, मेरे पास भले जी 5 लाख दे दूँ, 10 लाख दे दूँ, तुम क्यों 10 लाख दो, तुम आइलेट्स पास करो। जाट पार्लियामेंट में भी शायद बात आपने रखी थी अभी जो पंचकुला में, हाँ हाँ कही थी कि भी बेरोजगारी दूर करो। ये जो वोट मांगने उनको भी कहो, बताओ कितने छोरों को लगाएंगे। तो एक इसकी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे ताऊ देवीलाल ने बनाई थी भाई, बिजली 24 घंटे बिजली, किसान कर्जा माफ, इस तरह की स्कीम बनानी पड़ेगी, तब हो सकता है। पॉलिटिकल इच्छा की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स में भी ये सोचना पड़ेगा कि जब जनता की भलाई में की कोई स्कीम हो, उसके ऊपर कोई डिफरेंसेस नहीं। अब तो डिफरेंसेस पॉलिटिकल डेड बॉडी के क्रियाक्रम पर भी हो जाते हैं कि यहाँ नहीं, वहाँ जलाना है, यहाँ नहीं। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व DGP और सेना में मेजर भी रहे चौधरी महेंद्र सिंह मलिक जी, MS मलिक साहब, जिन्होंने तमाम बड़े खुले दिल से अलग अलग विषयों पर, चाहे हम सेना की बात करें, पुलिस की बात करें, राजनीति की बात करें, या फिर और भी जो भी अलग अलग चीज़ें रहीं, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे सवाल हमने इनसे पूछे और बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। फिर भी आपके जहन में ऐसी कोई बात हो जो आप मलिक साहब से पूछना चाहते हो, या फिर कोई हटके भी कोई ऐसा सवाल हो जो हमसे रह गया हो, क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात थी। हालांकि जैसा मलिक साहब ने कहा कि हम मिलते रहेंगे और आगे बातचीत करेंगे,
तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि आखिर कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हो, क्योंकि हम इस सीरीज़ में इसी तरीके से अलग अलग शख्सियतों से कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके जीवन के जो तजुर्बे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, वो सारी की सारी बातें खुले मन से खुले दिल से आपके सामने करते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। नमस्कार।